क्या कोई कंपनी इतनी पावरफुल हो सकती है कि अपने फायदे के लिए वो पूरी एक कंट्री को तबाह कर दे, उसकी जमीन, उसके खेत, उसके पीने का पानी, हर चीज को जहर बना दे, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को जानबूझकर कैंसर का मरीज बना दे, और फिर वो कंपनी इतनी ताकतवर हो जाए कि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को पूरे जोर के साथ कुचल दे, चाहे उसके लिए उसे मिलिट्री क्यों ना यूज करनी पड़े। दुनिया की बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज उस कंपनी के बैक पर हो, और बाद में वो कंपनी मीडिया और पैसों का प्रोपेगेंडा यूज करके अपने हर गुनाह पर पर्दा डाल दे कि जो भी उस कंपनी ने किया है अगर वो खुलकर सामने आ जाए तो पूरी दुनिया हिलकर रह जाएगी। लेकिन अभी वक्त आ गया है कि हम इसे एक्सपोज करें। तो चलो फिर आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन सी एक कंपनी और इसने अब तक क्या क्या गुनाह किए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में। 1833 में लंदन में एक बड़ा बिजनेसमैन था जिसका नाम था सैमुअल। सैमुअल समुद्र में मिलने वाली शीशेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था। 1870 में सैमुअल के मरने के बाद उसका सारा बिजनेस उसके दो बेटों के कंट्रोल में चला गया। बड़े बेटे मार्कस ने लैंस में डलने वाले केरोसिन का एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया। फिर उस जमाने में ये तेल शिप्स में बैरल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, और उसमें दिक्कत ये होती थी कि ये बैरल्स लीक हो जाते थे और तेल जाया हो जाता था। मार्कस ने इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए ऑयल टैंकर डिजाइन किए ताकि तेल डायरेक्टली सी पोर्ट्स में खड़े रहे टैंकर्स में डाला जा सके। और फिर 1892 में पहली बार मार्कस के बनाए हुए टैंकर्स में ये तेल स्विस कैनल को क्रॉस करके इधर एशियन मार्केट जैसे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया तक पहुंचा, जो उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था। यह पहला मौका था एशिया और यूरोप की ऑयल सप्लाई समुद्र के जरिए आपस में कनेक्ट हुई। इस एक ट्रिप की वजह से मार्कस को एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई। उस जमाने में सिर्फ एक और कंपनी थी जो ऑयल सप्लाई करने का काम कर रही थी, और वो थी स्टैंडर्ड ऑयल, रॉजर फेयर फैमिली की अपनी एक ऑयल कंपनी। लेकिन स्टैंडर्ड ऑयल सिर्फ यूरोप तक की ऑयल सप्लाई कर रही थी, और जब उन्हें पता चला कि मार्कस अपने ऑयल टैंकर्स लेकर एशिया गया है तो उन्होंने मार्कस को ऑफर किया कि वो स्टैंडर्ड ऑयल के टैंकर्स भी एशिया सप्लाई करना शुरू करे और बदले में उससे कमीशन ले। मगर मार्कस के दिमाग में इसके बावजूद कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा कि किसी और कंपनी के लिए काम करने से बेहतर क्यों ना अपनी खुद की कंपनी यानी कि ऑयल ट्रेडिंग कंपनी बनाई जाए। लेकिन यह बड़ा रिस्की काम था बिकॉज रॉजर फेलर उस वक्त हर जगह छाए हुए थे, और स्टैंडर्ड ऑयल के मुकाबले कंपनी खोलने का मतलब था रॉजर फेरल फैमिली से दुश्मनी मोल लेना। मगर मार्कस ने किसी की परवाह किए बगैर 1907 में रॉयल डच पेट्रोलियम के साथ मिलकर एक नई कंपनी बना डाली, और उसका नाम उसने रखा शेल। अभी शेल कंपनी तो स्टार्ट हो गई, और यही से कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। और आप यहाँ तक आ ही गए हो और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को चैलेंज करना कोई आसान काम नहीं था, बट थैंक्स टू वेरी हाई डिमांड ऑफ ऑयल दैट टाइम शेल टॉप ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनी बन गई। इवन वर्ल्ड वॉर 1 में शेल ब्रिटिश को सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनी भी थी। बल्कि कई डॉक्यूमेंट्स में यह भी कहा गया है कि अगर शेल कंपनी ना होती तो अलायंस कभी भी जर्मन को हरा नहीं पाते। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दोनों चीजें इस्टेब्लिश हो चुकी थी कि ऑयल 20वीं सेंचुरी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। जिसके पास भी ऑयल सप्लाई का कंट्रोल होगा वही दुनिया पर राज करेगा। और दूसरा यह था कि शेल अब स्टैंडर्ड ऑयल को बीट करके दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बन चुकी थी। लेकिन उस वक्त भी आज के जैसा ही एक मसला था कि ऑयल की जो सप्लाई थी उसकी जो मतलब आप अपनी मर्जी से उस सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते थे। एक तो ऑयल रिजर्व कुछ लिमिटेड कंट्रीज के पास है, और दूसरा इसे एक्सट्रैक्ट और रिफाइन करना भी अच्छा खासा महंगा काम है। और फिर जिन कंट्रीज के पास ऑयल रिजर्व है वो बड़ा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर। लेकिन मार्कस तो पहले से बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता था, और इसके लिए भी उसके मन में कोई ना तो कोई भी सोल्यूशन होगा ही। इसके लिए उसके माइंड में ये सोल्यूशन आया कि वो ऐसा कंट्री ढूंढे जिसके पास ऑयल के बड़े रिजर्व हो, और वो कंट्री अच्छा खासा गरीब भी हो, और वहाँ पर ठीक ठाक करप्शन भी चलता हो। ये सारी कंडीशन एक कंट्री पर पूरी बैठती थी, और वो था अफ्रीका के वेस्ट में लोकेटेड अफ्रीका का सबसे रिसोर्स रिच कंट्री यानी कि नाइजीरिया। पूरे अफ्रीका में अगर अपन देखें तो सबसे बड़े ऑयल और नेचुरल गैस के जो रिसोर्सेस है वो नाइजीरिया में। इसी अपॉर्चुनिटी को भापते हुए शेल ने 1940 में नाइजीरिया में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर दी, और फिर नेचुरल खूबसूरती से मालामाल ये कंट्री प्रॉपर्टी के लालच और पावर की हवस का बलि चढ़ गई। शेल ने नाइजीरियन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर ली ताकि उनके और बिलियंस और प्रॉफिट के दरमियान कोई भी ना आए, और इसी के चलते नाइजीरिया जो है वो शेल कंपनी के सामने सूली पर चढ़ गई।
अभी आप लोगों के पीने का पानी हो या फिर किसानों के खेत में जाने वाला पानी हो, उसको जहरीला बनाए, उसके साथ कुछ भी करे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। किसान खेत जाते हुए डरते थे कि कहीं भी गलती से उनसे माचिस न जल जाए और उनके सारे खेतों में आग न लग जाए। नदियों में पानी कम और तेल ज्यादा बहता था। किसान तो लिटरली उस तैर में तैर कर अपने खेतों में पहुंचा करते थे। सारी नेले तेल की वजह से खाली हो चुकी थी। लोग पानी के लिए नल जब खोलते तो उसमें से भी तेल बाहर निकलता। लोगों में कैंसर फैलना शुरू हो गए और ऐसी ऐसी गंदी बीमारियां फैली जिसके बारे में अफ्रीका के लोगों में पहले कभी सुना भी नहीं था। और इसी के चलते किसानों के खेत जो है वो बंजर होने लगे थे और मजबूरन नाइजीरिया के लोगों को शेल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आप उस कंट्री के गवर्नमेंट ही उस कंपनी के साथ हो तो ये प्रोटेस्ट उस कंपनी का क्या बिगाड़ सकते हैं। 1990 में शेल के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट पर आर्मी बुलाई गई और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई और यही नहीं बल्कि उनके ऊपर ग्रेनेड तक फेंके गए। 80 लोग मारे गए, 600 घरों पर आग लगाई गई। इन लोगों का जुर्म सिर्फ यह था कि वो एक कंपनी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे जिसने उनके पीने का पानी और खाना उगाने वाले खेतों को जहर बना दिया था, जिसकी वजह से उनके बच्चे जो है वो कैंसर से मर रहे थे। अभी ये सारा जो माहौल है वो नाइजीरिया में छाया हुआ था। इससे शेल कंपनी को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके जब 3 साल बाद ही यानी कि 1993 में ही एक पाइपलाइन के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट पर शेल के कहने में नाइजीरियन आर्मी ने डायरेक्ट फायरिंग की, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई और 11 लोग भी घायल हो गए। शायद आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा ना कि नाइजीरियन आर्मी कैसे एक कंपनी के कहने पर अपने सिविलियन यानी अपने लोगों पर ही कैसे गोली चला सकती है। तो चलो इसके बारे में आगे देखते हैं। अगर अपन देखें तो शेल सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि जो आर्मी सोल्जर्स वगैरह थे उनको तक हेवी फंडिंग्स प्रोवाइड कर रहा था। इसके साथ साथ शेल ने नाइजीरियन आर्मी को हेवी गन्स, शिप्स और हेलीकॉप्टर्स भी गिफ्ट दिए। जब सबका कॉमन इंटरेस्ट एक हो तो प्रोटेस्टर की क्या वैल्यू रह जाती है। शेल ने पैसों के जरिए सबको खामोश करवा दिया था। सब कुछ शेल के कंट्रोल में था सिवाय एक आदमी के। इस आदमी का नाम था केन विवा। केन के बारे में अगर अपन देखें तो केन एक राइटर और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट था। केन ने शेल के खिलाफ एक जबरदस्त मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया। प्रेस से लेकर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और इवन हॉस्पिटल्स में भी केन ने लोगों में ये अवेयरनेस देना शुरू किया कि शेल उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रही है। केन के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। केन का सिर्फ एक ही मिशन था कि शेल को नाइजीरिया से बाहर निकाला जाए। अभी शेल ने केन के साथ निगोशिएट करने और उसे खरीदने की बहुत सी कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। अब क्योंकि केन के साथ एक लोगों की बड़ी तादाद थी तो उसके खिलाफ एक्शन लेना भी मुश्किल हो रहा था। केन और उसके साथियों ने शेल का ऑपरेशन रोकना शुरू कर दिया। तेल के ले जाने वाले टैंकर्स को रोड पर रोक लिया जाता। प्लान पर काम कर रहे इंजीनियर्स को डराया धमकाया जाता ताकि वो नाइजीरिया छोड़कर वापस अपनी कंट्री चले जाए। और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि शेल के ऑपरेशंस जो थे उस पर असर पड़ना शुरू हो गया था। और शेल की पूरी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि उनको एक ब्रेक लग चुका था और कोई नहीं, सिर्फ एक मामूली सा आदमी उनकी रास्ते की रुकावट बन चुका था। उसको हराने के लिए बहुत ही स्मार्ट प्लान की जरूरत थी। शेल के ऑफिसर्स नाइजीरिया इंटेलिजेंस के साथ बैठे और उन्होंने केन को हटाने का प्लान बनाया। 4 हफ्ते बाद केन के गांव के लोकल चिप्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया और इसका इंजाम केन और उसके जो 6 साथी थे उन पर लगाया गया। हालांकि रियलिटी में अगर अपन देखें तो जिस दिन ये मर्डर वगैरह उस गांव में हुआ था तो उस दिन केन जो था वो गांव में था ही नहीं। केन के गांव के चंद लोगों को रिश्वत देकर झूठी गवाहियां दिलवाई गई और 1 साल बाद ही यानी कि 1995 में केन और उसके 9 साथियों को फांसी दे दी गई। मैसेज बहुत ही क्लियर था कि जो भी शेल कंपनी के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा, फिर वह चाहे कोई बड़ा हो या फिर कोई छोटा भी। इसी तरह इस कंपनी ने रिसेंटली वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की मिलिट्री नहीं बल्कि वहाँ की जो आम लोग वगैरह है उनमें एक अच्छी इमेज बनाने के लिए बहुत से ऐड कैंपेन्स चलाए। जैसे कि अगर आप एग्जांपल के तौर पर अगर अपन देखें तो ये ऐड देखिए जिसमें देखा जा सकता है कि शेल अपने आप को एक ऐसी कंपनी के तौर पर पेश कर रहा है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जीज में इन्वेस्ट करता है। इसी तरह अगर रिसेंटली में अगर अपन देखें तो 2011 यानी कि दिसंबर के 2011 में 40,000 जो ऑयल के बैरल्स वगैरह थे वो नाइजीरिया रिवर में लीक हो गए। लिटरली ये दरिया पूरा काला हो गया। इस नदी में सारी मछलियाँ जो थी वो मर गई। लोगों के पास पीने का पानी का एक कतरा तक नहीं रहा। बदले में शेल ने यह कहा कि यह बैरल्स लीक होना शेल कंपनी की नहीं बल्कि नाइजीरियन जो पेट्रोलियम वगैरह है उनकी एक गलती है। अभी 2017 में एक रिपोर्ट में नाइजीरिया में कहा गया कि जो भी माएँ नाइजीरिया रिवर्स के आसपास जो 10 किलोमीटर का रेडियस वगैरह है वहाँ पर जो भी माएँ अपने बच्चों को जन्म देगी उनके बचने के चांसेस 50% से भी कम है। और समझो उसके बाद अगर वो बच भी जाता है तो उसके मेंटली और फिजिकली जो डैमेज वगैरह होने वाले चांसेस वगैरह है वो 40% से भी ज़्यादा है।
अभी ये सब देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि एक कंपनी ने कैसे एक पूरे कंट्री को बर्बाद कर दिया। अभी ये सब के होने के बाद भी अभी भी अभी चालू कंडीशन में भी नाइजीरिया में वहाँ की गवर्नमेंट और शेल कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। और वहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह कंटिन्यू ये तो है ही, लेकिन जो सिविल वार होता है ना, उसकी जैसी कंडीशन अभी तक नाइजीरिया में कंटिन्यू है। ऐसा ही एक और कंट्री है, जिसका जो अगर अपन 100% अगर पूरा एरिया पकड़े तो उसमें से जो 20% एरिया है वही वहाँ के लोग यूज़ करते हैं, और लगभग वहाँ का 80% एरिया आज भी खाली है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया, जिसका लिंक जो मैं है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ इस लिंक को चेक कीजिए और वो भी वीडियो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इन्फॉर्मेशनल है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।